परसों क्लास तो होगी, ज़ाहिर बात है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने घर बैठ के लेनी है या इधर बैठ के लेनी है या लेट के लेनी है। ये अगर हुआ तो परसों वाली क्लास कल ही कर लेते हैं, फिर 3:30 के बाद। ठीक है, चलें, कल आपको बता देंगे, कोशिश कर लेंगे कल ही कर लें। मतलब अपलोड तो फिर 2 क्लासें होंगी ना, जो ज़्यादा रात घर बैठे हुए हैं उनसे बात भी करनी ज़रूरी है। अच्छा, हमने कल ये पढ़ा था कि खर्चे पोर्शन करते हुए अगर एक बंदा ऐसा है जो कि कमीशन एजेंट है, वो क्या करेगा। खर्चे पोर्शन करते हुए अगर एक बंदा कमीशन एजेंट है तो वो क्या करेगा। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि where a person is earning commission, then his gross profit will be taken as his sale. जब भी किसी को नोट्स ना मिले हो हाथ खड़ा कर दें, नोट्स ला दें इनको, पिछले लेक्चर लिए में आपने। जब एक बंदा नेट कमीशन कमा रहा है, जब एक बंदा क्या कमा रहा है, नेट कमीशन, देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज हिज सेल। यानी अगर कोई इससे पूछेगा कि बता तेरी सेल क्या, तो क्या ये अगले की सेल बताएगा 30,000 या अपनी सेल बताएगा 1500। अपनी सेल बताएगा, अगले की सेल नहीं बताएगा, अपनी सेल बताएगा, कहेगा ये मेरी सेल है 1500। डन, ओके। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है जी? फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की निकालनी पड़ सकती है, किसी भी एसेट की निकालनी पड़ सकती है, किसी भी सर्विस की निकालनी पड़ सकती है। तो फेयर मार्केट, नोट्स ला दो भाई, अच्छा दे दिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की निकालने के लिए उसका तरीका सिंपल है कि जितने की वो चीज बाजार में बिक जाती है, डेट इज इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। और सर्विस की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं से दांत निकलवाने हैं, अपने दांत तोड़वाने हैं अपने, तो आप जो है जाके पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे दांत कितने के तोड़ेंगे। दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं, आप दूसरे कहते हैं मैं सस्ते तोड़ दूंगा, इधर आप। तो वो सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है, रेंट की भी फेयर वैल्यू होती है। तो आपने रूम रेंट पे लिया होगा, इधर आके कितने का मिला रूम रेंट पे? 15,000 रुपए का। और कितने का बताएं? 25,000। तो डिफरेंट रेट्स हैं, आपने पता चला के घूम घुमा के फेयर वैल्यू देखी होगी। तो रेंट की भी फेयर वैल्यू होती है और चीज़ों की भी फेयर वैल्यू होती है। तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी रेंट और एसेट और अ सर्विस और अ बेनिफिट। बेनिफिट परक्विजिट कोई होता है, बस परक्विजिट भी बेनिफिट ही होता है। कोई भी बंदा आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, यानी प्रॉपर्टी अपनी दे रहा है, कुछ दे रहा है at a particular time, किसी भी टाइम, shall be the price which will ordinarily be fetched on sale or supply in the open market. Fetch means जो प्राइस रिसीव होगी ऑन सेल और सप्लाई इन ओपन मार्केट। सेल क्या चीजें होती हैं?
गुड्स। और सप्लाई क्या चीजें होती हैं? सर्विसेज। सप्लाई क्या चीजें होती हैं? सर्विसेज। अच्छा जी, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा कहता है मिस्टर आमिर कि मैंने परचेज किया है कंप्यूटर 70,000 रुपये का और मैंने इसको अंजुम को बेच दिया है जब इसकी WDV 40,000 थी, तो बताएं फेयर वैल्यू क्या है इसकी? फेयर वैल्यू कुछ और है। आमिर ने अपने लिए कितने का लिया था कंप्यूटर और अंजुम को कब बेचा जब इसकी WDV कितनी थी? तो बाजार में ये कंप्यूटर कितने का है? 42,000। So what will be its fair market value? Cost, WDV or fair market value? So that is now 42,000. Okay. Next. Fair market value shall be determined ignoring any restriction on or the fact that it is not convertible to cash. इन दो बातों को इग्नोर करके फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। इन दो बातों को इग्नोर करके फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। इन बातों का क्या मतलब है? यानी फेयर वैल्यू निकालते हुए इन दो बातों को इग्नोर किया जाएगा। दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी। इन दोनों का एरिया भी एक है और हैं भी करीब करीब। प्रॉपर्टी ए की फेयर वैल्यू, प्रॉपर्टी ए की फेयर वैल्यू 30 लाख है और प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू 40 लाख है। क्योंकि प्रॉपर्टी ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, गवर्नमेंट प्लान्स फॉर ब्रिज। गवर्नमेंट का इरादा है कि यहां पे एक ब्रिज बनाना है, तो हो सकता है फिर प्रॉपर्टी ये घर गिराना पड़े जिस बंदे का है, या ये लैंड कब्जे में गवर्नमेंट ले ले। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कम है, दूसरी की ज्यादा है। लोग इसकी प्राइस नहीं ले, कह रहे हैं डर लग रहा है, पता नहीं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, कोई मसला है, ये है वो है, कब्जा हुआ है, ये है वो है। लॉ मेकर कहते हैं एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हमारा लॉ कहता है कि इसकी फेयर वैल्यू भी 40 लाख लो और इसकी फेयर वैल्यू भी 40 लाख लो। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे जाएंगे तो एक की फेयर वैल्यू 30 लाख है और दूसरे की फेयर वैल्यू 40 लाख है। ये आपके डीलर जो है वो बता रहे होंगे आपको, डीलर ये वैल्यू बता रहे होंगे। लेकिन हमारे लॉ की नजर में फेयर वैल्यू ली जाएगी, बोलें 40 लाख और 40 लाख। इग्नोर कर दें रिस्ट्रिक्शन को, फिर फेयर वैल्यू निकाल लें। फेयर वैल्यू निकालते हुए क्या इग्नोर करें? अब लोग कह रहे होंगे इसकी फेयर वैल्यू 30 लाख है, लेकिन हमारे लॉ में इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? फिर इसकी सिग्निफिकेंस आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपने हम जो कैलकुलेशंस करनी होंगी वो 40 लाख पे करेंगे, 30 लाख पे नहीं करेंगे। अगर कभी भी कोई पूछेगा प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है इनकम टैक्स वालों की नजर में, तो दैट विल बी 40 लाख। नोट। सेक्शन कौन से? 68। बस पेज नंबर चेक कर लो, बाकी तो ठीक है। और एक्यूरेशन की स्पेलिंग अभी भी गलत है।
ओके ओके तो हमारे लॉ की नजर में बोलें फेयर वैल्यू क्या होगी 40 लाख द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड कंसिडरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन या इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ignoring any restriction so if I ignore the restriction तो इसकी प्राइस हमने कैसे निकाली है ignored रिस्ट्रिक्शन इग्नोर करके निकाली है भाई ऑनलाइन वाले हजरात सवाल पूछ रहे हैं पता नहीं वो कुछ लोग शायद मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सके थे उनको बाद में मैसेज भी किया था शायद 100 की लिमिट की वजह से आइंदा देख लेंगे लिमिट एक्सटेंड कर लेंगे लेकिन इतने लोग होते ही नहीं जितने पहली क्लास में शायद आ गए थे तो उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती उसकी जूम मीटिंग नहीं रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी वही सवाल थे उसमें से कोई ऐसा सवाल भी नहीं जो भी मैं इधर डिस्कस करूँ कि एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था वो मैंने नई चीज़ कराई थी तो अब मैं डिस्कस कर सकता हूँ जनरल सवाल यही था बुक कब आनी है तो बुक ईद के 8-10 दिन बाद आ जाएगी और दूसरा सवाल ये था कि बुक नहीं लेनी है जी हाँ बुक नहीं लेनी है पुरानी बुक नहीं लेनी और अगला सवाल ये था कि सिलेबस कब ख़त्म हो जाएगा भैया अभी तो पता नहीं अब मुझे क्या बताया कब ख़त्म होगा शुरू कर दिया लगे हुए आपके सामने दिन रात हाँ अगर मैं छुट्टियां करना शुरू कर दूं तो फिर ये मैसेज आप ज़रूर पूछने लगे सिलेबस कब ख़त्म होगा हमें तो बहुत टेंशन हो रही है सिलेबस की फिर आप पूछें ज़रूर बाकी कोशिश करेंगे कुछ दिन आपकी एनुअल रिवीजन के लिए बच जाएँ लेकिन 15 दिन तो इस सफाई कैप की तरफ से ही खाए गए हैं हम क्या करें द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग को काटना नहीं है इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसे इग्नोर कर दें the fair market value shall be determined ignoring the fact that it is not convertible to cash Honda has a car Honda के पास एक कार है एक मशीन है Honda has a machine Honda के पास मशीन है its fair value is not convertible to cash क्यों क्योंकि its fair value is not convertible to cash its fair value is not convertible to cash इसलिए कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है क्योंकि होंडा की मशीन किसी ने लेके क्या करना है टोयोटा के तो अपनी गाड़ियों का मॉडल हैं सुजुकी के मेहरान और ये इन गाड़ियों के तो अपने मॉडल हैं तो इन्होंने इस मशीन को लेके क्या करना है लेकिन हमारा लॉ कह रहा है इट्स फेयर वैल्यू इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश बट स्टिल ट्राई टू कन्वर्ट इट बस हमारे लॉ में ये लिखा हुआ है ट्राई टू कन्वर्ट इट इन कैश कई चीजें होती हैं उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही होती आपके चाचू जी आपके लिए कोई मोबाइल या कोई ऐसा कैलकुलेटर या कोई ऐसी डिवाइस ले आए बाहर के मुल्क से जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है अब उसको बाजार में लेके फिर रहे हैं फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू लोग कह रहे हैं पता नहीं कोई कह रहा है 1 लाख कोई कह रहा है 2 लाख कोई कह रहा है 50,000 कोई कह रहा है 5,000 नहीं मिलना इसका तो ये ऐसी चीजें होती हैं बाजार में अब ऐसी चीजों का क्या करें कहते हैं बस किसी तरह निकालो अब वो निकालने का तरीका क्या है वो हमें नहीं पता होना चाहिए वो बस पेपर में हुआ तो दे देगा खुद ही फेयर वैल्यू आपको दे देगा तो कहते हैं जिस चीज की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती उसकी भी जबरदस्ती निकालो फेयर वैल्यू कर लिया नोट होंडा द मशीन इट्स फेयर वैल्यू इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश क्योंकि होंडा के काम की है ना बाकियों के तो काम की नहीं है तो हमारा लॉ करे इसको जबरदस्ती निकालो काटो
कर दें आज का लेक्चर और नोट्स शेयर ग्रुप में ऑनलाइन फिजिकल। ऑनलाइन वालों को पोर्टल नहीं मिल रहा भाई, वो स्पैम में ईमेल में पड़ी होती हैं चीज़ें, कई दफ़ा मेन ईमेल में नहीं आती जिनसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन ना हो, तो इस वजह से शायद मसला आ रहा है। तो दो बातें, अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरी चीज़ की फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही, कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, तो तुम ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट करो, पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो उसकी बात को कंसिडर करो, उसकी बात को लो या उसकी बात को इग्नोर करो, उसकी बात को इग्नोर। तो फेयर मार्केट वैल्यू बात निकालते हुए दो बातें इग्नोर करनी है। अगर कोई कहे मेरी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो रिस्ट्रिक्शन के बगैर तो बड़ी हाई वैल्यू होगी, वो ले। और अगर कोई बंदा कहे कि मेरी चीज को कैश में वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, मैं बाजार लेके फिर कोई कीमत नहीं पता लग रही, फिर भी जबरदस्ती उसकी फेयर वैल्यू निकालो, तो दूसरे बुलेट के साथ लिख लें, किसी भी तरीके से इसकी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। असल में ऑनलाइन में बच्चे सवाल पूछने लगे हैं, आप उर्दू लिखते नहीं साथ फिर सवाल पूछते हैं, किसी भी तरीके से फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। चलें जी आगे। पॉइंट नंबर 3, वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, जहां आमतौर पे चीज की कीमत पता नहीं चल रही, वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये रूल सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। जब कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस पता ना चले तो कौन बताएगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बता देगा। मिसाल के तौर पे आपका ऐसे इलाके के अंदर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो फिर वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस कैसे पता चले? क्योंकि वहां पर आपने एक दूर के इलाके में, सहराई इलाके में जमीन ले ली है, तो वहां से आपकी फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे पता चले? वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, ऑर्डिनरीली आमतौर पर एसर्टेनेबल मालूम हो सकती हो। तो आपके वालिद साहब ने वो रेगिस्तान के थर के रेगिस्तान में कोई जमीन खरीदी है, वहां पे प्राइस उसकी नहीं पता चल रही, तो इसकी प्राइस कौन बताएगा? बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगा। और अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस इलाके की प्राइस अपने ऑफिशियल गजट में ना बताई हुई, क्योंकि ऑफिशियल गजट में सिर्फ चंद एरियाज की प्राइस आती है, ना बताई हुई, तो क्या करें? फिर उस इलाके के अंदर करीबी दफ्तर ढूंढें जहां प्रॉपर्टीज आप लोगों के नाम लगती हैं, उस दफ्तर में जाके अफसर से पूछें कि भाई इस चीज की प्राइस क्या है। तो फिर बोर्ड की बजाय किसी बंदे के पास जाएं और वो बंदा आपको चीज की प्राइस बताएगा। And where the fair value of any immobile property of an area has not been determined by board, has not been determined by board, determined की जगह अच्छा लफ्ज़ यहां होना चाहिए था notified, यानी बोर्ड ने नहीं बताई हुई। It has not been notified by board, बोर्ड बता ही नहीं रहा इसकी फेयर वैल्यू, बोर्ड बता दे नहीं बताना, बोर्ड बता दे नहीं बताना। बोर्ड कहता है ओ मैं बहुत ही दूर है, ये तो रेगिस्तान का भी रेगिस्तानी है, ये तो बहुत दूर है, यहां पे तो हम नहीं प्राइस इसकी बता रहे। Where the fair value of any movable property of an area has not been determined by the board as above, जैसे कि ऊपर बताया गया था बोर्ड बताएगा, लेकिन बोर्ड ने नहीं बताई, तो the fair market value of such immovable property shall be assumed to be the value fixed by district officer revenue, उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बता देगा, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो लोगों से टैक्स वगैरह इकट्ठा करता है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कहते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा करता है, और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी। तो फिर प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, तो फिर सूबे की कोई अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इस मद में, इन दिस बिहाफ फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप ड्यूटी, फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप ड्यूटी, फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी कब ली जाती है? When property is transferred,
स्टैम्प ड्यूटी ना वो फीस होती है, गवर्नमेंट आपसे लेती है कि आप प्लॉट बेच रहे हो तो हमें कुछ फीस दो, बड़ा आपका जो है वो प्रॉपर्टी है और ये है और वो है, तो आप हमें फीस दो। क्लियर? सो रहे हैं या सोते ही रहते हैं? हाँ भाई, नहीं निकलेगी, बोलो भाई। भाई आपसे पूछ रहा हूं, सो रहे हैं या सोते ही रहते हैं? सोते ही रहते हैं, ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कल की रात तो वैसे भी ताक रात थी, तो माशाल्लाह जागते ही रहे होंगे आप लोग। तो समझ आ रही है बात की? तो पॉइंट 4 में माय डियर हमने क्या पढ़ा था? वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड, यानी मैंने ये रखा हुआ है हाथ, यानी बोर्ड उस चीज की फेयर वैल्यू नहीं निकाल सका, तो क्या करें? The fair market value of such immovable property shall be deemed to be the value fixed by district officer revenue, या फिर और provincial or authorized in this behalf। और उसने करना क्या है? उस अथॉरिटी ने करना क्या है? For the purpose of collecting stamp duty when property is transferred, जब वो प्रॉपर्टी क्या की जाएगी? ट्रांसफर की जाएगी। ओके, रिसीट ऑफ इनकम को हम पढ़ेंगे सेक्शन 69 में, जब आगे जाके सैलरी के चैप्टर में। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, अच्छा भाई, कॉलेज ने एसी रिपेयर करवाया 2020 के अंदर, एंट्री की रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 7,000 रुपए से। एसी सही करने वाला 2021 में आया और वो कहा मादरत भाई मैं आपसे 2,000 रुपये ज्यादा ले गया था, अब आपके पास 2,000 वापस आ गया, कैश डेबिट। इनकम या इनकम क्रेडिट कर दें या एक्सपेंस कम कर दें, एक ही बात है ना, या इनकम बढ़ा दें या एक्सपेंस कम कर दें, एक ही बात है। तो इट इज कॉल्ड एज, बोलें, रीकूप एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा किया था और बाद में रीकूप हो गया। तो रीकूप कितना हुआ? एक्सपेंडिचर recouped, एक्सपेंडिचर recouped, एक्सपेंडिचर रिकूप हो गया। क्या देख रहे हो मेरे बैग में? क्या क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? हद होती है। In case of subsequent recoupment of any expenditure or loss in cash or in, the recouped amount shall be included in the income chargeable under for the year in which it is, जिस साल ये अमाउंट क्या हुई?
रिसीव हुई। रिसीव किस साल हुई? तो आप बता दें हमारे साल में 2021 में इनकम में कितना जाएगा? व्हाट इज रिकूप्ड अमाउंट? मैं क्यों 2000? मुझे कह रहे हैं 2000, मुझे आपको कहना चाहिए था 10,000। 2000 शर्म नहीं आती। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, अगर कोई खर्चा या लॉस रिकूप हो जाए इन कैश, पैसे मिल जाए, या इन काइंड, आपके सर पे आके मालिश कर दे, इन काइंड 2000 रुपए की मालिश फ्रेश करके जाए, तो बेनिफिट किस किस फॉर्म में मिल सकता है बोलो? इन कैश या इन काइंड। तो द रिकूप्ड अमाउंट कितनी है? 2000 shall be included in the income under the relevant head for the year in which it is received. तो ये बिजनेस के चैप्टर में खर्चा था, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये एक्सपेंस में गया था। अब क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम में चला जाएगा 2000। आना होते रोजाना आना होते आना होता है। पढ़ के लुट मचा दिए या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं। ओके आगे चलें। याद कर लें इसको। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर द रेलेवेंट हेड फॉर द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। हमारे कॉलेज ने एसी रिपेयर कराया 7,000 रुपए के अंदर। हमारे कॉलेज ने एसी रिपेयर कराया 7,000 रुपए में इन टैक्स 2010। सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड इन 2011। सर्विस प्रोवाइडर को रियलाइज हुआ 2011 में कि उसने 2000 रुपए हमारे से सो ही रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली। मैंने तो सवाल में लिखा था 2020 और 21, इसने लिखा हुआ 2010 और 11। तो ये 2000 रुपए आप क्या डाल दिए जाएंगे? हमारी इनकम। स्पार्कल कंपनी रिकॉर्डेड इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक ऑफ 12,000 एंड 15,000 इन 2017-18। हमने इंटरेस्ट पे करना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 12 और 15,000। हाउएवर इंटरेस्ट वाज नॉट पेड, बट बैंक ने बाद में इसको माफ कर दिया। इसमें से सिर्फ 25,000 बाकी देने। 12 और 15 हमारा खर्चा था, 12 और 15 हमारा खर्चा था। 12 जमा 15 27,000 रुपए हमारा खर्चा था। बैंक ने उसमें से कितना माफ किया? तो रिकूप कितना हो गया खर्चा? ये वापस कैश में मिला या सिर्फ माफ हुआ? माफ हुआ। तो 25,000 इज ओवर खुशी। 25,000 इज ओवर खुशी। तो सोचा क्या था कितना इंटरेस्ट देना है? 27,000। माफ कितना हुआ? ये 25,000 इनकम में चला जाएगा। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी स्टिक तरह गिरी है फर्स्ट रो में। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीज। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब रिकॉर्डेड लिख लें ताकि आपको याद रहे आसानी से। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीज। जो अमाउंट भी इस लॉ में रिकॉर्ड होगी वो किस में रिकॉर्ड होगी? इधर से जाना पड़ेगा शायद, पाक रुपीज में। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लिखे रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीज। टिश्यू पेपर भी गिरा है। Point 2, where an amount is जहां कोई अमाउंट ऐसी हो जो रुपीस के अलावा हो, जैसे डॉलर में आपने कोई चीज खरीद ली, पाउंड में आप लोगों ने कोई चीज खरीद ली, तो अदर देन रुपीस। द कन्वर्जन शैल बी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट। तो उसको किस पे कन्वर्ट किया जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पे। प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज, किस दिन? जिस दिन उस अमाउंट को आपने टेकन इनटू अकाउंट किया। टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? मतलब लिखें रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स। जिस दिन हमने उसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया,
तो जिस दिन हमने उसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया उस दिन की अमाउंट ली जाएगी। ओके, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से रेट देखना है आप लोगों ने। कासिम ने परचेज किया है कि इंपोर्टेड कार $35,000 की मार्च 31, 2009। ठीक है जी। एक्सचेंज रेट सारा एज फॉलोस। ओपन मार्केट में रेट है 102 रुपया 31 मार्च को, और स्टेट बैंक का रेट है 102.1, और जून 30 को ईयर एंड के ऊपर डॉलर है 103 रुपए का और 103.2 का। ईयर एंड के रेट इग्नोर करें, चाहे ओपन मार्केट का है चाहे स्टेट बैंक है। ओपन मार्केट का रेट भी इग्नोर करें, क्योंकि मुझे कौन सा रेट चाहिए, सिर्फ। अब गाड़ी कितने डॉलर की खरीदी? $1 कितने का? 102.1। जवाब 3573। तो रेट किसका देखना है, स्टेट बैंक का देखना है या ओपन मार्केट का देखना है? किस दिन का देखना है, ईयर एंड का देखना है या जिस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई उस दिन का रेट देखना है। सर्दियां आ रही हैं, जा रही हैं? आ रही हैं आपके इलाके में आजकल? सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, सोर्स ऑफ इनकम का। तो जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए, बंद हो जाए। अल्लाह और रास्ते खोलेंगे, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। साथ वाले की जरा शोल्डर के ऊपर थपकी दें, थपकी दें उसके शोल्डर के ऊपर 2-3 दफा, ऊंची आवाज आए जैसे हलवा पूड़ी की आती है। ओके, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना। क्या प्रोग्राम है ईद के? चैप्टर 4, FR1, प्रॉपर्टी का चैप्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम है। ये तो क्या बोलो, क्या बोले? मुझे फिर उतरना पड़ेगा नीचे तुम्हारे लिए। सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई। आप गए दुकान के ऊपर, बशीर दारुल माही, मछली खाने के लिए, मछली खाने के लिए आप गए। तो मछली खाने के लिए आप गए तो पता चला कि ये दुकान क्या हो चुकी है भाई, बंद हो चुकी है। कुछ लोग 2 कान लिखते हैं, लेकिन हम तो दुकान लिखेंगे ना, कुछ लोग वाव डालते हुए। दुकानों पे भी लिखा था 2 कान। तो दुकान आपकी हो गई बंद। अब दुकान हुई बंद 2023 में, और 2024 में इस दिन बंद हुई है। और साडा नुक्ता किथे ले गए तुसी? दुकान बंद हुई इस दिन। इस दिन बैड डेट रिकवरी हो गई। क्या मतलब? आपने इस दिन जाके दोस्तों के साथ मछली खाई थी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने निकले और बस निकल गए, दुकानदार को पैसे ही नहीं दिए। अब आप इस दिन सोए हुए थे रात को, आजकल तो दिन में सोते हैं लोग, आप सोए हुए थे रात को, तो सोए सोए फरिश्ते ख्वाब में आए, आपको समझ आ गई कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं बशीर साहब का घर ढूंढूं। तो
तो आपने बशीर साहब का घर ढूंढा, बशीर साहब के आपने घर किया, देखिएगा नॉक नॉक, आपने नॉक नॉक किया बशीर साहब के घर, बशीर साहब बाहर निकले, आप बशीर साहब से गले मिले और आप फूट फूट के रोने लग गए। आपने कहा बशीर साहब माफी दे दें, मैंने आपके पैसे मारे हुए थे। बशीर साहब ने कहा कोई नहीं यार, खैर है, दे दो जरा जल्दी से। आपने समझा कुछ और कहने लगे हैं, बशीर साहब ने कहा दे दो जल्दी से। अब बशीर साहब को क्या हो गई, बैड डेट। ये बैड डेट रिकवरी इनकी बनेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन बशीर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरी तो दुकान ही बंद हो गई है, बंद हुई हुई दुकान से जो पैसे आए वो कैसे इनकम में जाएंगे। तो कहा जाएगा चलो एज्यूम कर लो बिजनेस बंद नहीं हुआ। लॉ मेकर कहते हैं एज्यूम कर लो बिजनेस बंद ही नहीं हुआ बस। तो बंद हुई हुई दुकान से भी पैसे आ जाएं तो इसको भी किस में डाला जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये आपकी क्या होगी, इनकम। गाइस समझ आ रहा है, ठीक है। साथ वाले गाय को मुतवज्जे करें, साथ वाले को कहें गाय, बी अटेंटिव। क्या कहते हैं प्यार से आप साथ वाले को, गाय। हम तो बबलू कहते हैं। गाय ओके हो गया जी। अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, ceases टू एग्जिस्ट, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट। सब्सिक्वेंट बेनिफिट उसी साल आया या अगले साल आया, इट शेल बी टैक्सेबल इन द, इस पे नॉर्मल वे में टैक्स लगेगा। assuming that the source has not been burned at the time income was, जब इनकम आपको डिराइव हुई तो एज्यूम किया जाएगा उस वक्त सोर्स बंद, हालांकि बंद थी, लेकिन एज्यूम किया जाएगा बंद, हालांकि बंद, हालांकि एज्यूम किया जाएगा बंद नहीं थी, हालांकि बंद थी, फिर भी एज्यूम किया जाएगा कि बंद। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए और बाद में उससे कोई बेनिफिट आवे, तो इस पे तुम टैक्स देवोगे, एज्यूमिंग दैट ये सोर्स बंद, जिस वक्त वो इनकम आपने कमाई तब ये सोर्स बंद नहीं थी। चाहे वो बेनिफिट इसी साल आ जाए ड्यूरिंग द ईयर, चाहे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर वो बंद हो चुकी थी, चाहे वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर बंद हो। बताएं इस ईयर के कमेंस होने से पहले बंद हो चुकी थी या इस ईयर के कमेंस होने पे बंद हुई? इस ईयर के कमेंस होने से
पहले बंद हो चुकी थी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बुलेट। हमारा सेकंड बुलेट क्या कहता है? सेकंड बुलेट, सेकंड बुलेट ये कहता है कि दुकान बंद भी हुई इसी साल और रिकवरी भी हो गई इसी साल, तो ये हमारी चली जाएगी इनकम फ्रॉम एज अर्निंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस साल दुकान बंद हो उसी साल हमें फरिश्ते ख्वाब में आ जाएं। ख्वाब बड़े आते हैं साथ वाले को। समझदार बंदे से शेयर करने होते हैं, इसलिए वो आपसे करता है। समझदार, दीनदार। सुबह होती है, शाम होती है। चलें जी, साथ वाले के कंधे पे अपना सर रखें, फिर हम आगे चलते हैं 5 सेकंड बाद। रखें अपना सर साथ वाले के कंधे पे, रख दो भाई, तो कंधा डिप्रिशिएट नहीं कर जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। कल उसके लिए इफ्तारी पैक करके लाइएगा, खजूरें और 2 माल्टे, 3 बनाना। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, रूह अफ़ज़ा की बोतल, इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए? बंद हो जाए। पहले ये वाला पढ़ें। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए ईदर ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल बंद हो गई और उसी साल पैसे भी आ गए, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the, assuming के वो सोर्स बंद नहीं हुई थी जिस वक्त आपने इनकम कमाई। ओके, और अगर इफ अ सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist before commencement of the year of recovery, बंद कब हो गई थी? ईयर ऑफ रिकवरी से पहले। ये लिखें ताकि ये लाइन समझ आए। तस्वीर, बिफोर द ईयर ऑफ रिकवरी। ओके, डन डन। चलें जी, वो भाई कह रहे हैं रजाइयों का काम था पहले आपका। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर ऑफ रिकवरी, ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है ना बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर ऑफ रिकवरी, ईयर ऑफ रिकवरी के कमेंस से पहले। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist before the commencement of year of, it is year of recovery, it is commencement, उससे पहले ही सोर्स बंद हो गई है। डन, ज्यादा होगी। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल,
डिडक्शन, डबल डेरिवेशन और डबल डिडक्शन के रूल्स। ये एक्सरसाइज आपने सीखी है या खुद डिराइव की है? खुद ही बहुत रिस्की हो जाती है कई दफा एक्सरसाइज, कड़ाक भी हो सकता है। एक्सरसाइज करो तो एक दफा किसी से सीख लो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत? आप लोग ये पढ़े थे ना अंग्रेजी? रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। अच्छा मोहतरम, आपने 2015 के अंदर, उसकी तस्वीर खींचो जरा व्हाइट बोर्ड की, आपने 2000 मुझे भेजना, हाँ, आपने 2015 में क्रेडिट सेल की, डेटा डेबिट 50 रुपए की। अगले साल डेटर पैसे देके चले गए, कैश डेबिट, वही वाले डेटर पैसे देके चले गए, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। मुझे किहड़े पिंडों आए हैं? क्लास के बाद मिलना मुझे। अच्छा, अभी सेल क्रेडिट करेंगे या डेटर काम करेंगे? तो इसको काटेंगे और क्या काम करेंगे? डेटर। और अगर मैं सेल बढ़ा देता, अगर मैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता? डंडा किधर है? अगर मैं सेल बढ़ा देता तो ये डबल डेरिवेशन हो जाती। ये क्या हो जाती? तो डबल डेरिवेशन करनी है या डबल डेरिवेशन को रोकना है? डबल डेरिवेशन को रोकना है। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन। नोट करें, नोट करें। ये जो जूसेस मिलते हैं डब्बे में और बिस्किट बुस्किट, ये खाए हुए कितने महीने हो गए? काफी देर। छोड़ दो, ये नेचुरल चीजें खाया करो। बनाना खाया करें, एप्पल खाया करें, गोवा खाया करें, मेलन खाया करें, वाटरमेलन खाया करें, पीच खाया करें। पाइनएप्पल के लिए तो आपको किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा। पाइनएप्पल भी डब्बों वाला ही है इधर, ज्यादातर मिल जाता है दूसरा। जो भी हाल किया हुआ है ना बच्चों ने अपनी, इसी उम्र में कमरों में दर्दें और तनी क्या, ये चीजें ना खाया करें। जूसेस, बिस्किट। अभी कैंटीन खुलेगी ना तो प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन देनी है, ये चीजें निकालें कैंटीन से। हाँ हाँ, फ्रूट शूट रखें, छाबी पड़ी हो, फ्रूट पड़े हो, नमक पड़ा हो, चटाई बिछी हो, माल्टे। सेक्शन 73 आगे जून जुलाई आ रहा है, जबरदस्त मैंगो पार्टी। इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीवेबल बेस। देखें इधर, चलिए बात हो गई, चलिए अब इधर सीए कर। इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन, इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन, टेक्स्ट का मतलब ये ना सेल में गई, और रिसीवेबल का मतलब ये है कि डेटर। इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन receivable basis, it shall not become taxable again when it is received, and vice versa को छोड़ें बस। Likewise, इसी तरह एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंस डेबिट एफ, बोले एफ, एफ बोल, ट्राई करें। If an expenditure is deductible on payable basis
एनी एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा सेल होती है टैक्सेबल और एक्सपेंसेस होते हैं डिडक्टेबल। साथ वाले के ईयर में बोलें, वो आहिस्ता बोले ना, सेल होती है टैक्सेबल और एक्सपेंसेस होते हैं, यानी सेल पे टैक्स लगता है और एक्सपेंसेस खर्चे के तौर पे माइनस होते हैं। चले इसी रिदम पे क्लास चलाते हैं। हम ये कह रहे थे कि if any income is taxed on receivable base, it shall not be taxable again when it is received. Okay. Similarly, if any expenditure is deductible on payable basis, expenditure तो deduct होते हैं ना सेल में से, if any expenditure is deductible on, the same shall not be deducted when it is, जब वो पेड हो जाए तो दोबारा डिडक्ट ना करें। अगले साल ये एंट्री होगी ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पे हो गया ना एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो डबल डिडक्शन हो जाएगी। अगर इस तरह कर दिया तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है खर्चा माइनस करने की इजाजत है। डिडक्शन लफ्ज निकला डिडक्ट से, सेल में से खर्चे माइनस होते हैं, तो ये डिडक्शन दोबारा डबल डिडक्शन होगी। डबल डिडक्शन को रोकने का तरीका बताएं, पेएबल डेबिट करें। अगर पेएबल डेबिट ना किया, एक्सपेंस डेबिट किया, तो यहां क्या हो जाएगी, डबल डिडक्शन हो जाएगी, और डबल डिडक्शन तो एक्सेप्टेबल नहीं है अंजुम। ओके ठाकुर, अच्छा ठीक है अंजुम, डबल डिडक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। गर्मियां आ रही हैं आगे, हाथ तो वैसे ही ठंडे नहीं होंगे, तो सुबह सुबह अगर हल्की फुल्की तरह लग जाए डंडा डुंडा एक याद ना करने पे, तो जरा बंदा ताजा दम हो जाता है। मार नहीं, प्यार नहीं, मार। बोलो कुछ अपने लिए, प्यार नहीं मार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, और जान दे प्यार करके तुझे देख लेंगे तुझे कितना पड़ता है। प्यार नहीं मार, ओह प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। डंडा जूता मार नहीं प्यार। पढ़ लेते नहीं, मैंने रख के लाए। कायदे आज़म ने क्या कहा था, काम काम और काम, और हमने कहा छुट्टी एक, फिर आगे ईद की 3 छुट्टियां, छुट्टी 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 और छुट्टी। अगर किसी इनकम पर आप टैक्स लगाएं ऑन रिसीवेबल बेस, डेटर का क्या मतलब होता है, रिसीवेबल, असल में ये सेल इनकम में चली जाएगी ना, इस पे टैक्स लगेगा। बोले इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड, इस पे टैक्स लगे, ऑन रिसीवेबल, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल अगेन व्हेन इट इज, जब दोबारा रिसीव होगी तो टैक्स ना लगाएं बल्कि डेटर कम करें। हाउएवर लाइकवाइज इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेस, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल, डिडक्ट हो जाए ऑन पेएबल बेस, द सेम विल नेवर बी डिडक्टेड अगेन व्हेन इट इज पेड, जब वो पे हो जाए। ओके tax on dividend income. The tax shall be imposed at the prescribed rate. अगले सफे पे रेट दिया होगा। मैंने आपको कहा था डिविडेंड इनकम आप कमाएंगे तो उसके अलग रेट है। मैंने कहा अगले सफे पे जाने को, अच्छा दिया होगा जब हम जाएंगे। A tax shall be imposed at the prescribed rate on every person who receives a, जो बंदा भी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करे तो उस पे एक टैक्स लगेगा। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन टेबल 1-2 वाले रेट या प्रेस्क्राइब रेट,
प्रेस्क्राइब का मतलब है लॉ मेकर प्रेस्क्राइब करेगा, बताएगा, और प्रेस्क्राइब उसने कर दी है अगले सफे के ऊपर। A tax shall be imposed on the prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. कंपनी से डिविडेंड मिलता है ना, जैसे अंडे किससे मिलते हैं? गाय से। हाथ धोगी, तुम्हारे इलाके में गाय से अंडे मिलते हैं, हाथ धोगी तो फिर मुर्गी पे दूध। अच्छा, a tax shall be imposed on the prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. डिविडेंड पे जो टैक्स होगा ये ग्रॉस अमाउंट पे लगाया जाएगा। डिविडेंड पे जो टैक्स होगा वो किस पे लगाया जाएगा? ग्रॉस अमाउंट पे, यानी जितना आपका डिविडेंड ग्रॉस बनता है उस पे टैक्स लगाया जाएगा। ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ही कह दे मैंने डिविडेंड पे टैक्स नहीं लेना, तो फिर आप डिविडेंड पे टैक्स नहीं देंगे। तो लिखें गवर्नमेंट कभी कभी डिविडेंड इनकम माफ कर सकती है, आमतौर पे माफ नहीं होती। गवर्नमेंट कभी कभी डिविडेंड इनकम माफ कर सकती है। हमारी प्यारी गवर्नमेंट कभी कभी डिविडेंड इनकम माफ, फिर क्या होगा? इस पे टैक्स देना होगा, इस पे टैक्स नहीं देना होगा। डोंट टेक पंगा बिकॉज पंगा इज नॉट। अच्छा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है आपको। एवरी कंपनी पेइंग डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा जी, डिविडेंड इनकम आपने कमाई 2 लाख रुपया, जिस कंपनी से आप लेने गए तो आपने ट्रेवलिंग कॉस्ट इनकर की 3,000 रुपया। 30,000 तो ज्यादा हो जाएगी, जहाज पे जाना है आपने। ट्रेवलिंग कॉस्ट हो गई 3,000 रुपया। नाउ टैक्स बनेगा डिविडेंड पे 15%, लेकिन 2 लाख पे, क्योंकि टैक्स किस पे निकालना है? डिविडेंड में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। डिविडेंड में हम खर्चे वैसे इग्नोर कर देंगे जैसे हम कबाब में हड्डी इग्नोर करते हैं, जैसे हम दाल में रोड़ा इग्नोर करते हैं। तो डिविडेंड में खर्चे इग्नोर कर देंगे। क्लियर? जैसे हम बिरयानी में स्टार फिश इग्नोर करते हैं, काली सी होती है ना स्टार फिश, ऐसे काली सी वो बनी होती है, स्टार फिश इग्नोर करते हैं। जैसे हम पुलाव के अंदर काली मिर्च आ जाए साबुत तो वो इग्नोर करते हैं, या चबा जाते हैं, इग्नोर निगल जाते हैं, चबा जाते हैं, या निकाल देते हैं। पुलाव नहीं खाते, चबाया करें, चबाने से जबरदस्त काली मिर्च चबा के ना, काली मिर्च भी सोचे में कहाँ। अच्छा, 2 लाख जरब 2 लाख। अच्छा, डिविडेंड का टैक्स रेट 15% है, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। इतनी जिंदगी आपकी गुजर गई, आज मैं आपको बता रहा हूं डिविडेंड का टैक्स रेट 15% है। 30,000। जिन लोगों ने एक लोगों को शर्मिंदा करना होता है ना, वो लोग कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता। ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती ना लगाया, ऐसे बात बात पे अच्छा ओए तुझे नहीं पता, क्या हो गया, तू फन्ने खाए इधर का, बाबे तुझे बड़ा पता है। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं प्रेशर डालने के लिए हर वक्त। अच्छा, कई दफा ऐसे दोस्त भी होते हैं पढ़ के लोटों में चाहिए होती है, आजकल पढ़ जाओ मैं इससे, पता नहीं पढ़ जाओ मैं इससे, टेस्टों में नंबर पूरे पूरे, पढ़ाई काबू नहीं आ रही, रूटीन नहीं बन रही मेरी, रूटीन नहीं बन रही। दिन रात लाइब्रेरी में बैठा होता है, पता नहीं क्या हो, किताब उठाता हूँ दिल उदास सा हो जाता है। अजीब अजीब लफ्ज़ निकाले हैं आजकल लोगों ने, ये डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लफ्ज़ निकाल लिए हैं सोशल मीडिया पे सुन सुन के। हमने तो सुना था कि पुराने ज़माने में ये लोग कहते थे कि नेमतों पे शुक्र करना है, मुसीबतों पे सब्र करना है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन,
होते ही नहीं थे। ये तो सुन सुन के बीमारियां पैदा होती हैं। शुक्र करने वालों के पास बैठेंगे ये चीजें नहीं पैदा होंगी, ना शुक्रों के पास बैठेंगे ये चीजें पैदा होने लग जाएंगी। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड on prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. Tax shall be computed by applying the rate of gross amount. टैक्स की रेट किस पे लगेगा? प्रेस्क्राइब रेट का मतलब है कि आपके वो वाले रेट नहीं लगेंगे जो टेबल 1 और 2 वाले। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू डिविडेंड दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये सेक्शन उस डिविडेंड पे नहीं लगेगा जो कि एग्जम्प्ट है। हर कंपनी डिविडेंड देते हुए क्या करेगी? ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स काटेगी। काटेगी। हमने जिंदगी में क्या सुना था कौन काटता है? डॉगी। हाँ, हमने तो जिंदगी में सुना था कौन काटता है? डॉगी काटता है। आज याद रखिएगा कंपनी भी काटती है, क्योंकि ये दोनों एक ही सॉरी रियली सॉरी। आज हमें पता चला कौन काटती है। आज से पहले कौन काटता था? डॉगी। आज के बाद कौन काटेगी? कंपनी विल डिडक्ट टैक्स ऑफ 30,000 and will pay rupees 1,70,000 to shareholder. कंपनी के मालिकान कौन होते हैं? अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, क्या हाल है? बड़ी बहन क्या हाल है? मैंने वो बताना था, मुझे आज पता चले कंपनी भी काटती है। अम्मी मिली। अम्मी एक चीज़ बतानी थी। अम्मी मैं कॉलेज गया ना, मुझे पता चला कंपनी भी काटती है। हाँ बेटा, 7th क्लास में तुझे याद है पीछे पीछे भाग रहा था तेरे, तूने काटने नहीं दिया था। हुआ कभी ऐसे डॉगी पीछे पीछे आप आगे आगे? कितने किलोमीटर भगाया था डॉगी को? 4 किलोमीटर बाद उसी ने रुकवा लिया था। घर में घुस के थे किसी के, वो लूटो में चाहिए, दरवाजा खुला हुआ था उनका, और जो अंदर से पड़ी वो घर घुस गए। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो अब होता यह है, अच्छा ये काटना कैसे होता है सारा, ये आज हम देखेंगे। एक कंपनी है जिसने डिविडेंड देना है, एक शेयर होल्डर है और एक गवर्नमेंट है, FBR। डिविडेंड इनकम कितनी है? कंपनी ने देना कितना था? 2 लाख में से इसको कितना देगी और गवर्नमेंट को कितना दे देगी? तो किसको कट के मिला? शेयर होल्डर को। तो कंपनी के पास से कितना निकला पैसा? 2 लाख। शेयर होल्डर की जेब में कितना आया और बाकी कट के किसके पास चला गया? ये नोट करें या यही मैं निकालूं इसको? लोग कहते हैं रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट किया करो ताकि वो भी रिस्पेक्ट करें। हालांकि हम लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि अल्लाह खुश हो, लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि बदले में उन्हें
रिस्पेक्ट मिले। ये नीयत नहीं होनी चाहिए। ये लिख रहे हैं रजिस्टर के शुरू में बातें, ये याद आएंगी जिंदगी में। रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट किस लिए करनी है? ताकि वो रिस्पेक्ट दें, ताकि अल्लाह खुश हो, बस ये वजह। आप किसी का पता करने गए अस्पताल में, 2 घंटे बैठे रहे, उधर आंटी ने ये भी कहा कि बेटा जरा रात रुक जाओ, तुम आप रात भी रुक गए, सुबह नाश्ता भी ला के दिया, और जब आप बीमार हुए वो पूछने नहीं आया, तो हल्का फुल्का स्टेटस तो आप लगाएंगे कि अपनी बारी, और जब वो सीन कर लेगा तो डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा तो बंदा जरा एहसास नहीं दिलाता, याद तो दिला ही देता ना अगले को जरा। यस सर, चपेड़ मारो नहीं करना ना, यही तो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो, आपसे मरवा लो। आज पहले दिन आए हो? अच्छा, बोलना आज शुरू किया आपने। पहली दफा कब बोले थे आप लोग? पहले दिन ही बोल पड़े थे मेरे ख्याल से। नहीं, अच्छा पहले दिन ही रोए थे? मैंने तो सुना है पहले दिन ही रोते हैं बच्चे। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जो सफर में आते आते रास्ते में जिक्र करते हुए आए कॉन्टिन्यूस? 1, 1.5, पौने 2, 3, माशाल्लाह। तो भाई इस जिक्र को तो जुबान से तर रखें, वैसे भी रमजान चल रहा है, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। तो कंपनी क्या करेगी? नहीं, टैक्स काटेगी। कंपनी क्या करेगी? टैक्स काटेगी। किसकी इनकम पर? शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अगले पेज पे हैं। हाँ, वो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे बात। ये सही कह रहे हो आप, इसी तरह होगा। शेयर्स, अगर आप शेयर्स बेच दें तो इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम। और अगर आप शेयर्स बेचें ना, शेयर्स अपने पास रखें, तो अगर मुर्गी बेच दें तो मुर्गी चली गई, अंडे भी बंद, पैसे आ गए ना। और अगर आप गवर्नमेंट मुंह से निकाल के अगर आप शेयर अपने पास रखें तो डिविडेंड आता रहेगा। यू कैन होल्ड एंड अर्न, यू कैन होल्ड शेयर्स, यू कैन होल्ड शेयर्स एंड अर्न, तस्वीर, एंड अर्न डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड फाइनल टैक्स रेजिम है। फाइनल टैक्स रेजिम का मतलब है इसके अपने रेट हैं, अलग रेट हैं, और वो रेट कितने % है? 15 नहीं, 15। वो रेट कितने % है? 15%। बदल रही है जिंदगी आप लोग की तरह। बाबर नहीं होता था, बाबर, बाबरा का शोहर, वो खाला रशीदा का बेटा बाबर, पिछली गली में जो पतंग उड़ा रहा था, गिर गया था। हाँ, हमेशा कोई ना कोई जो है ना ऐसी चीज, गिर गया था। बाबर इज एंगेज्ड, नहीं मतलब बात तो पूरी पढ़ लिया करें ना, इन द बिजनेस। अच्छा ठीक, बाबर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस। बाबर बिजनेस में एंगेज है, ऑटो पार्ट्स के। फॉलोइंग इज द डिटेल शेयर्ड बाय हर। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई है उसने? 12 लाख। डिविडेंड इनकम और ज़कात कितनी पे की? 50,000। चलें जी शुरू करें इसको, सवाल सॉल्व करना। कहां से शुरू करेंगे जी हम? लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट, सॉरी टैक्स की क्लास हो रही है, टैक्स की क्लास है। जरा हाथ लगा के देखें साथ वाले को, कैफ 2 की क्लास लग रही है। ये MBBS तो नहीं करा? देखें जरा, मियाँ बीवी बच्चे समेत। MBBS में क्या होता है? मियाँ बीवी बच्चे समेत। और CA में क्या होता है? कैरिंग अमाउंट। सी और बीवी में फर्क बताएं मुझे। हाँ जी, कोई फर्क नहीं होता। CA कैरिंग अमाउंट और बीवी बुक वैल्यू है। दोनों पॉज करो जरा वीडियो। पुत्र तेरी शादी हुई है? वो 3 लड़कियां थी ना, तोतली बोलती थी, तो उनका रिश्ता लेके आए, तो माँ ने तीनों को ही मना किया कि तुमने बोलना नहीं है। तो एक को एकदम जो है वो कीड़ी नजर आई, तो वो दूर से ही बोली तीड़ी, दूसरी बोली नहीं नहीं ताडा,
काटा। तीसरी बोली तय तो नहीं बोली, मैं तो नहीं बोली। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितने? 12 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस 12 लाख। डिविडेंड इनकम कितनी है? 3 लाख। अच्छा, डिविडेंड इनकम में वैसे अदर सोर्स है नहीं, लेकिन आई कैप नॉर्म के तौर पे इसको डाल रहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन ये इनकम है फाइनल टैक्स रिजीम की और इसको कहते हैं डिविडेंड। बेहतर है अदर सोर्सेस के साथ आप लोग बेशक ना लिखिएगा पेपर में, लेकिन आई कैप नॉर्म के तौर पे लिख रहे हैं इसलिए मैंने भी लिख दिया, चलें आप भी लिख दें। वैसे ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम है, डिविडेंड इसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है भाई आप? ओके, आगे चलें। कितनी है डिविडेंड इनकम? 3 लाख। टोटल बता दें, कैलकुलेटर ना पकड़िएगा, थोड़े से बड़े हो जाए। टोटल बता दें। 2 रुपए 15 लाख। फ्राइड चीजें खाते हैं अफ्तारी में या फ्रूट चाट और फ्रूट्स खाते हैं? फ्राइड चीजें क्या याद नहीं? ओके, अब मुझे बता दें वो कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे अलग रेट है? डिविडेंड। इसलिए टोटल इनकम में से इसको क्या कर दें? माइनस। ये एग्जाम नहीं है, इस पर अलग रेट है। डिविडेंड इनकम को माइनस कर दें, पहले ऐड करें ताकि लोगों को बताएं ये मेरी इनकम है, फिर इसको माइनस कर दें। आप 3 लाख पूछ रहे, पहले मुझे बिठाया, अब मुझे निकाला, तो 3 लाख ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, मुझे क्यों निकाला? बताइए 3 लाख को क्यों निकाला? 3 लाख पे अलग रेट लगना है, वो कितने % लगना है? 15%। पहले डाला क्यों था 3 लाख को? ताकि हम बताएं कि ये हमारी इनकम है, लेकिन निकालने क्यों लगे हैं? क्योंकि इस पे टेबल 1 और 2 नहीं लगना, टेबल 1 और 2 नहीं लगना। $12 लाख। अब आप माइनस करें ज़कात। ज़कात की अमाउंट देख लें, 50,000। शहरी में 5 मिनट पहले उठते हैं या 5 घंटे पहले? सोते ही नहीं। कब से मसला है? अच्छा, 12 लाख माइनस 50,000। वांग 50 आंडे आंडे आंडे। ये हमारी निकल आई टैक्सेबल इनकम। इसके साथ लिखते हैं बड़ा सा करके छोटा सा, टैक्सेबल इनकम। ओके गाइस, समझ आई? अच्छा, अब टैक्स निकालें इसका। 1,150,000 पे इसका 75% लें। 75% लें। 8625। ये शो नहीं करना एग्जामिनर को, हर किस्म के शो उसके लिए नहीं है। 8625 और इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं कितनी है इस बंदे की? 0। तो अब इसको इससे कंपेयर करें और बताएं सैलरी कम तो टेबल, तो पता चला जहां सैलरी 0 हुआ करेगी वहां तो ऑब्वियसली हमेशा टेबल कौन सा लगा करेगा? 1। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा खाता खोलने की जरूरत नहीं है। बस वैसे ही लिख लें, जिस सवाल में सैलरी नहीं दी होगी हमेशा टेबल 1 लगेगा, जिस सवाल में सैलरी नहीं दी होगी हमेशा टेबल 1 लगेगा। टैक्सेबल इनकम का 75% लिया, ये फिगर निकली, सैलरी 0 थी, उससे कंपेयर किया, सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1।
ओके, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी खाते हैं या खुबानी और आलू बुखारा खाते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा छोड़ें ये देखें, अगर इस तरह आप लोग जो सुबह के लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जूस और बिस्किट, तो फिर ये औलादों ने हमारे आने वाले दिनों में चिली मिली पे गुजारा करना है। बता रहा हूँ, चिली मिली चूरन चटनी खा के आ जाया करेंगे जी, नाश्ता हो रहा है। तो हालात खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो हमारे बड़े थे, जरा सही वाले नाश्ते करते थे। ओके, अब इसकी टैक्सेबल इनकम निकल आई 50,000,000। अब इसके ऊपर हमने टैक्स निकालना है चैप्टर 4 में। टैक्स में इधर करके निकाल रहा हूं, जरा खुला खुला करके। 1,150,000,000। किधर है 11,50,000? टेबल 1, सीरियल नंबर 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ये अमाउंट 15% कितनी? कैलकुलेटर पे लिखें 1,150,000,000 और उसमें से माइनस करें 6 लाख। आज आप मुझे बता दें जवाब क्या आ रहा है? 5,50,000। तो 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय जी 82,500। 82,500। अब आवाजें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी रोने की। किसकी आवाजें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी रोने की? डिविडेंड की। वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकालना, मुझे क्यों निकालना। अब इसको चुप कराएं। कितना निकाला था इसको? 3 लाख रुपए इसको निकाला था। इसको निकाल के अब इस पे कौन सा रेट लगा दें? फाइनल टैक्स रिजीम वाला। तो आज हमने सीखा है कि जिस इनकम को हमने निकाला था उस इनकम पे दोबारा टैक्स लगाना है। लेकिन मतलब पहली दफा टैक्स लगाना है, दोबारा क्या मतलब? ये टैक्स है नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला, ये टैक्स है। और हम कौन सा टैक्स निकालने लगे हैं शौकत? फाइनल टैक्स। तुम शौकत हो। अब हम टैक्स निकालने लगे हैं फाइनल टैक्स रिजीम वाला। बाउले तो एफटीआर, टैक्स एफटीआर ऑन डिविडेंड। 3 लाख पे कितना रेट बताया है तुम्हें अंजुम? हमने 15% इंटू 15%, 45। आंडा 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 9। One two seven 500. Now what we are going to do next is डिविडेंड पे टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में कट के जा चुका है। हाथ पकड़ें साथ वाले का, बोलें डिविडेंड पर टैक्स पहले ही हुकूमत के खजाने में जा चुका है। इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। किसने काटा बेटा तुझे? वो कंपनी ने काटा। क्या काटा बेटा? टांग पे काटा, पांव पे काटा, वो टैक्स काटा। अच्छा तुम सही सलामत हो जी? मैं सही सलामत हूं। मेरा 3 लाख सही सलामत नहीं है, उस पर 45,000 टैक्स कट के मिलने मुझे पैसे। तो अब बता दें जी कितना टैक्स कटा? वही 45,000। इसको दोबारा लिख दें 45,000। डन।
45, इसको माइनस कर दें। नहीं, ये नहीं लैंग्वेज आती। 1 2 45,000। आपको बच्चे आके क्लास के बाद आके पूछते हैं कि इसको आप इधर भी ऐड करें इधर भी लेस। भाई ऐड इसलिए करे थे, ये मेरी इनकम थी, और लेस इसलिए किया था कि लेस पे अलग रेट लगाना है। इधर मैंने इसका टैक्स इसलिए ऐड किया कि ये मेरा टैक्स बनता है, और माइनस इसलिए कि ऑलरेडी कंपनी जिसका मैं शेयर होल्डर था उसने मेरी इनकम पर ऑलरेडी टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया। आज आप जवाब दे दें 8 to 5, ये पेएबल टू गवर्नमेंट है। ठीक है जी। आपके इलाके में भी आवाजें आती हैं, पांडे कली करा लो, नहीं बच्चियां दियां टिंडा करा लो, नहीं आती आवाजें? कभी कभी आती हैं, चांद पे रहते हैं। चलो चलिए, दुनिया दिवस नुकरे। तीन लाख हमने ऐड करके लेस क्यों किया? क्योंकि इस पे अलग रेट है। इसलिए 3 लाख को हमने ऐड करके लेस कर दिया। इसके टैक्स को हमने क्यों ऐड करके लेस किया? हाँ, कंपनी ने ऑलरेडी इस पर टैक्स काट लिया। ओके, ये डिविडेंड इनकम है। दिस इनकम शिल नेवर बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। हम अगले सफे पे आ चुके हैं बशीर। दिस इनकम शिल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ये जो सेक्शन 5 डिविडेंड का था, इस इनकम को आपने किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं लेके जाना। हाँ, सुन लो मेरी बात, इसको किसी हेड ऑफ इनकम में, असल में ये अदर सोर्स में ऐसे ही लिखता है कि आप नाम ये लिखना नहीं चाहिए। ये एफटीआर इनकम है। ये कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रेजिम की या फाइनल टैक्स रेजिम की? इसको किसी हेड में 3 लाख ने कहा मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। हाँ, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अगर कोई भी खर्चा किया तो वो मेरे 3 लाख में से माइनस नहीं होगा। 3 लाख बड़ा मगरूर इंसान है। 3 लाख को आपने कहा किसी हेड में जाओगे, कहते हैं किसी हेड में जाऊं मैं खुद एफटीआर हूं। अच्छा, 3 लाख तुझे कमाने के लिए रिक्शे पे जाना पड़ा था, खर्चे माइनस करने दे, 3 लाख है तो खर्चे माइनस करने दो तुझे मैं। 3 लाख इज वेरी एरोगेंट। दिस इनकम शैल नेवर बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। इस 3 लाख में से ज़कात माइनस नहीं की जाएगी। हमने इस 3 लाख से बातें की, 3 लाख चीनू मीनू मीनू मीनू, तेरे में से ये 50,000 ज़कात माइनस कर देना मेरे में से 50,000 ज़कात माइनस, मेरे पूरी अमाउंट पे 15% लगाना, मेरे में से कोई ज़कात माइनस नहीं होगी। मैंने तुझे बता दिया है मैं 3 लाख हूं तो 3 लाख ही हूं, किसी हेड में नहीं जाऊंगा, कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे और कोई ज़कात माइनस नहीं होगी। सेट ऑफ एनी लॉस, 3 लाख में से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जिंदगी किसी मोड़ पे हमें बिजनेस में आ गया नेगेटिव 1 लाख, यानी बिजनेस किया, बिजनेस में मुझे आ गया नुकसान, बिजनेस में आ गया मुझे 1 लाख का नुकसान।
जब मैं 3 लाख यहां लिखा तो 1 लाख ऊपर नुकसान, तो -1 लाख प्लस 3 लाख 2 लाख एट डिविडेंड ने कहा ना चेड़ मुलंगा 3 लाख ने कहा प्लीज डोंट टच मी, आई विल नॉट अलाउ यू, 1 लाख बाहर निकल। अगर किसी में लॉस आ गया तो इस 3 लाख में से नेट ना ये 3 लाख किसी हेड में जाएगा, ना इस 3 लाख से खर्चे माइनस होंगे, ना इस 3 लाख में से ज़कात माइनस होगी, ना कोई लॉसेस माइनस होंगे, तो ये 3 लाख तो फिर वहीं पे खड़ा है 3 लाख। द टैक्स, फिर जो इसका टैक्स है वो भी इसका बाप इसका बेटा है। द टैक्स डिडक्टेड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट, इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फाइनल टैक्स है। फाइनल का मतलब होता है फुल एंड फाइनल, गाल मुक गई, इसमें से टैक्स माफ नहीं होंगे। 45,000 में से टैक्स माफ नहीं होंगे। चलो भाई पूछो, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? जो 45,000 है वो तो किसी एक्स अमाउंट से निकाला होगा उसने, जैसे अगर हमने उससे 45,000 पहले से कट करके दिया तो हमारा एक्चुअल डिविडेंड 3,45,000 बनता है। नहीं, ये 3 लाख ना हम पूरा वाला डाला करेंगे ग्रॉस, ये अर्नड वाला होता है। इस 3 लाख में से 45,000 कट के मुझे घर लेके जाने के लिए पैसे मिले होंगे 2,55,000, ये 3 लाख ग्रॉस अमाउंट है, ये 3 लाख ग्रॉस अमाउंट है, इसीलिए तो इस पे 15% रेट लगाया था। गॉट इट? दिस 3 लाख विल नेवर बी चार्जेबल अंडर एनी, ये सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल के अदर सोर्स में नहीं जाएगा, वो तो वैसे ही हमने अदर सोर्स साथ लिखा हुआ है। इस 3 लाख में से खर्चे माइनस, इस 3 लाख में से ज़कात माइनस, इस 3 लाख में से लॉसेस माइनस, इस 3 लाख का जो टैक्स होगा उसमें से कोई टैक्स रेट माइनस। पॉइंट ई, द लायबिलिटी ऑफ अ बंदा शेल बी खत्म। तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है टैक्स जाके देना, ये टैक्स तुमने नहीं देना, तुम सिर्फ 82,500 82,500 जो तुमने बिजनेस में कमाया नॉर्मल टैक्स रिजीम पे, तुम सिर्फ उस पे जाके टैक्स दो, तुमने इस पे टैक्स नहीं देना। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म, लायबिलिटी इस बंदे की खत्म हो जाएगी। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म। कटवा के आया है, अगर इसको काटा था कंपनी ने फिर, वरना नहीं। अगर कंपनी ही काटना भूल गई तो फिर गवर्नमेंट काटेगी तुझे। तो अगर 3 लाख पूरा घर ले गया फिर तो नहीं ना। द लायबिलिटी ऑफ अ बंदा शेल बी खत्म अगर इसका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो फिर आपकी ये लायबिलिटी नहीं है। ये पेबल टू गवर्नमेंट में नहीं आएगा। ये पेबल टू गवर्नमेंट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने टैक्स काट के आपका गवर्नमेंट के खजाने में जमा, और ये ग्रॉस अमाउंट आपने कितनी कमाई थी? 3 लाख रुपए। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। ये डब्बा डुब्बा नीचे जो पढ़ना है अभी नहीं पढ़ना, मैंने जो डब्बा डुब्बा पढ़ाना हुआ तो डब्बी डुब्बी साथ देके भेजूंगा। पेज 52, पेज 52 क्या किया सैरी? याद है? भूल गई। अंडा पराठा और अफ्तारी भूल गए। कढ़ाई के अंदर क्या था? अच्छा, कढ़ाई खुद कढ़ाई थी, मैंने कहा कढ़ाई के अंदर कुछ डाल के। टैक्स रेट on the gross amount of dividend received from a company shall be 15% in case of individuals and AOPs। ये कौन सा सफा है अंजुम? पेज नंबर 52। टैक्स रेट कितने % होगा डिविडेंड का? 15% फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOPs। डन। ये रेट 7.5% हो जाएगा इन केस डिविडेंड इज पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वो लोग हैं जो वापडा के अलावा बिजली बना रहे हैं, तो अगर उनके आप शेयर्स खरीद लें तो गवर्नमेंट खुश होगी। और डिविडेंड पे क्या कितना % टैक्स लगेगा? और नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये वापडा, बस ये नाम पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। वैसे भी ये टेबल सारा पेपर में गिवन होगा, ये कोई याद नहीं करना, ये वाला याद नहीं करना आपने। ये जो रेट्स दिए होते हैं ना, ये याद नहीं करना। ये टैक्स रेट्स दिए होते हैं, कुछ और रेट्स होंगे वो याद करने होंगे। ये टैक्स रेट्स हैं, ये नहीं, ये पेपर में गिवन होंगे। रेट्स ऑफ टैक्स ये सारा लिख लें, ये सारा यहां से लेके यहां तक, ये भी सारा, ये सारा गिवन होगा। ये सारा याद नहीं करना, सप्लाई करना होगा।
तस्वीर खींचो, नीचे लिखो गिवन, GIVEN, गिवन. The tax rates on the gross amount of dividend received from a company shall be 7.5% in case of dividend paid by independent power producer, where such dividend is a pass-through item under an implementation agreement or power purchase agreement or energy purchase agreement that is required to power purchase. ये बिल्कुल बातें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 7.5% रेट यूज कर लीजिएगा अगर पेपर में लफ्ज आ गया इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. ये अगली बात बिल्कुल आपके स्कोप की नहीं है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है. बस इस तरह लाइन तो लिखी होगी पेपर में, लेकिन आपने 7.5% रेट यूज कर लेना है. तो हाईलाइट कर लें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. (15% in case of individuals and AOPs and real estate investment trusts, any other person not covered by 7.5 and 20. रियल एस्टेट वाले होते हैं, प्रॉपर्टीज वाले, प्रॉपर्टी डीलर्स, इनके लिए भी रेट 15% है. एंड एनी अदर पर्सन, और कोई भी बंदा पाकिस्तान में जिसमें 7.5 और 25 ना लगे. 7.5 25 देखते हैं किन पे लगना है. अच्छा, कई कंपनीज होती हैं उनकी इनकम माफ होती है, कई कंपनीज होती हैं उनकी इनकम माफ होती है, लेकिन उस कंपनी की अपनी इनकम माफ है. जब वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है ना, तो वो डिविडेंड माफ नहीं होता. मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने आम उगाए हुए हैं, तो ये कंपनी कौन सी इनकम कमा रही है? एग्री. इस कंपनी की अपनी इनकम माफ है माय ब्रो. इस कंपनी की अपनी इनकम क्या है? माफ है. लेकिन अंदर ना देखना, इस कंपनी की अपनी इनकम क्या है? माफ है. लेकिन वो कंपनी जब शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो वो टैक्स काटेगी 25%. बहरहाल ये मैं आपको शो कर देता हूं, लेकिन ये न्यूमेरिकल एज सच हमारे उसमें नहीं है. कंपनी के ऊपर वैसे टैक्स रेट हमने बताया था 29% है. कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 रुपया. कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 रुपया. अब अगर कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 रुपया, तो कंपनी का टैक्स है 0, क्योंकि इसकी इनकम किसी वजह से कंपनी की इनकम क्या है? माफ. 75 सॉरी 100. अब इस कंपनी की इनकम अपनी माफ थी और इसका टैक्स कितना था? 0. नाउ इफ कंपनी पे पूरा डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड सारा नहीं होता, 100 रुपए में सोचता है कंपनी 70 रुपए डिविडेंड दे, तो कंपनी की मर्जी है. मैं अज्यूम कर रहा हूं पूरा 100 रुपए डिविडेंड दे दिया. नाउ इफ कंपनी अनाउंस 100 एज डिविडेंड, तो ये 15% टैक्स नहीं काटेगी. इट विल डिडक्ट 15% टैक्स. ये तो वैसे गवर्नमेंट का जुल्म हो गया. 25% मात्र. इट विल डिडक्ट 25% टैक्स. ये 25% टैक्स काटेगी. ये एक जगह से कंपनी ने रिलैक्स किया, दूसरी जगह से पकड़ लिया. अच्छा, कंपनीज पे याद रखिएगा डबल टैक्सेशन है. कंपनी खुद भी टैक्स देती है, कंपनी असल में अलग एंटिटी है ना. तो कंपनी की इनकम कितनी थी? 100. कंपनी की इनकम माफ थी किसी वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर कर रही थी, तो कंपनी का टैक्स 0. कंपनी के पास बचा कितना? ये 100 कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया. पता है ना कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर. यहां कंपनी कितना टैक्स काटेगी? 25%. नोट करो. बिलाल नहीं आया अभी तक.
25% इन केस ऑफ अ पर्सन, पर्सन से मुराद कौन है? शेयर होल्डर, इंडिविजुअल। 25% in case of a shareholder receiving dividend from a where no tax is payable by, जहां कंपनी का अपना टैक्स कोई नहीं था लेकिन शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ड्यू टू एग्जेम्पशन ऑफ इनकम और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेज किसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और टैक्स क्रेडिट्स ये पढ़ेंगे कहीं? हाँ जी, अगर एक कंपनी डिविडेंड रिसीव करे तो 50% देगी, 29%? वो नहीं हमारे स्कोप में। फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड विल बी टैक्स्ड एज पर फॉलोइंग रेट्स। कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें अगर इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर फिक्स बेस पे किया तो 25%, कंपनीज के लिए 29%, इक्विटी एंड एसेट एलोकेशन, डिविडेंड आउट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड आउट ऑफ डेट 15, 15, 25। देख लेंगे इसको, कल देख लेंगे, देखना हुआ तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, क्लोज करें। बस मेन रेट 15% है मेरा नहीं ख्याल, वैसे कल शायद एक ही रखें उसके बाद दूसरी कर लें, देख लेंगे।